Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो आज गेट 2025 का पेपर हो चुका है केमिस्ट्री का, है ना। और यहाँ पर हम मेमोरी बेस्ड सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, है ना। तो पहले हम इनऑर्गेनिक का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एप्टीट्यूड भी डिस्कस करूँगा कुछ क्वेश्चंस, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस थे मैं वहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो एनालिसिस की बात करें तो एज इट इज़ देखो, इस बार का जो गेट का पेपर था ना, तो जैसा गेट का पेपर आना चाहिए ना वैसा ही था भाई, ठीक है। इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हम कि गेट का एग्ज़ाम इस लेवल का तो होना चाहिए, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो उसने पूछी थी, ठीक है। बात करें जो यहाँ पर रेशो होता है, आपको पता है कि जब से एमएसक्यू एनईटी का रेशो अलग अलग होने लग गया है यहाँ पर, तब से क्या हो रहा है, कभी भी कितने भी एमएसक्यू आ जाते हैं, कितने भी आपके एनईटी आ जाते हैं। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो जो आपके एमएसक्यू थे इस बार भी उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। आपके 6 एमएसक्यू थे इनऑर्गेनिक में, और जो एनईटी थे, देखो एनईटी तो आपको पता ही है कम बनते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनईटी जो आते हैं आपके वो फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं ना। तो एनईटी जो थे उनका नंबर 2 था, और जो आपके बचे हुए क्वेश्चन थे एमसीक्यू थे यहाँ पर आपके 9 क्वेश्चन, टोटल आपके 17 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस बार देखा जाए तो इनऑर्गेनिक पिछले पेपरों से थोड़ी ज़्यादा ही आई थी, ठीक है। गेट में जनरली ये होता है कि फिजिकल ज़्यादा पूछी जाती है, इनऑर्गेनिक थोड़ी कम ही रहती है, ऑर्गेनिक से भी कम रहती है, लेकिन इस बार इनऑर्गेनिक भी काफ़ी पूछी गई थी, ठीक है। अब बात करें लेवल की, तो देखो ये एमएसक्यू जहाँ पे आ जाते हैं ज़्यादा, तो लेवल तो वैसे ही बढ़ जाता है भाई पेपर का, ठीक है। अब बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें मैं बात करूंगा जो अगर बात करें मेन चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपका ओएमसी से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, आपके कोऑर्डिनेशन से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, मेन ब्लॉक काफ़ी पूछा गया था इस बार, ठीक है। जनरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन उन्होंने मेन ब्लॉक से पूछे हुए थे, ठीक है। तो नॉर्मली देखो गेट में जो होता है ना, बोरोन केमिस्ट्री, सिलिकॉन केमिस्ट्री, इनसे ही क्वेश्चन जनरली ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और वही आए हुए थे, बोरोन से एक क्वेश्चन बोराजिन का क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक जेनॉन फ्लोराइड का क्वेश्चन पूछा हुआ था, और एक आपका सिलिकॉन से था। वो तो प्रोसेस था थोड़ा सा लंबा, वो तो याद करने वाला था बिल्कुल ही, ठीक है। तो बात करें, देखो आपको पता है मेन ब्लॉक जैसे ही ज़्यादा हो जाता है वैसे पेपर टफ लगने लगता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं। चलो वो तो आपने ज़्यादातर बच्चे ही छोड़ रहे होंगे, उसका हटा देते हैं। लेकिन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन और आपके ओएमसी का। तो जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट था वो ईजी था, मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेशन जो थी वो ईजी पे ज़्यादा थी, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, एक आध क्वेश्चन ठीक था, बाकी बहुत ईजी था। बात करें ओएमसी की, तो ओएमसी टफ थी भाई, ठीक है। ओएमसी की बात करो, जो आपकी इनऑर्गेनिक है उसको थोड़ा टफ जो जिसने बनाया है वो ओएमसी ने ही बनाया है, ठीक है। ओएमसी से आपके 4-5 क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जो भी क्वेश्चन थे वो टफ थे। तो एक आध इजी था, बाकी टफ थे, तो मैं मॉडरेट टू टफ बोल सकता हूँ, ठीक है। ओवरऑल क्योंकि मेन ब्लॉक भी ज़्यादा पूछा हुआ था, एफ ब्लॉक बिल्कुल नहीं पूछा गया था, ठीक है। आपका जो न्यूक्लियर का क्वेश्चन था वो भी काइनेटिक्स वाला आया था, और आपका जो बायो इनऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन आया था वो भी एमएसक्यू था, और वो भी अगर आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा साइटोक्रोम P450 का तो वो भी आपका गलत हो सकता था, ठीक है। तो वो भी डीप में पूछा था। तो मैं ओवरऑल अगर पेपर का लेवल की बात करूंगा ना, लेवल, तो लेवल जो पेपर का था वो मैं बोलूँगा मेन ब्लॉक और ओएमसी की वजह से थोड़ा सा टफ की तरफ चला गया। तो मॉडरेट टू आप बोल सकते हो, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हो थोड़ी सी, ठीक है। इनऑर्गेनिक खासकर केमिस्ट्री के बारे में हम अगर बात करें, ठीक है। क्लियर है, ये तो बात हो गई एनालिसिस की। अब कर लेते हैं क्वेश्चंस डिस्कस, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए थे। चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे पहला क्वेश्चन ये एनईटी के फॉर्म में पूछा हुआ था, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा था कि जेनॉन और फ्लोरीन की आपने 1:1 में रिएक्शन कराई, और आपको मिला यहाँ से क्या, जेनॉन क्या मिलेगा, ठीक है। पहले तो ये कंपाउंड जो मिला आपका X, इसको लेट सपोज X बोला हुआ था कि XgF2 मिला, है ना। XgF2 ही मिलता है जब 1:1 रेशो में कराते हैं हम, या कई बार हम 2:1 भी बोल देते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन 1:1 में जब हम कराते हैं तो XgF2 मिलता है हमें। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या किया कि 2 मॉलिक्यूल इसके लिए XgF2 के और एक ASF5 का लिया, तो यहाँ पर मिलता है आपको ये आयनिक कंपाउंड, ठीक है ये। और इसमें पूछा था कि जो केटाइन है ना, ये वाला, ये जो X का केटाइन बना है उसमें बताओ नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो ये जो केटाइन है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह से होती है, XgF, XgF
F और F, ठीक है। तो गिन लो, यहाँ पर देखो जनरल 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर आपके 3 लोन पेयर होंगे। यहाँ पर देखो ये जो ब्रिजिंग कर रहा है यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है, ध्यान रखना ब्रिजिंग कर रहा है मतलब अपने लोन पेयर से ब्रिजिंग कर रहा होगा, तो इसके पास 2 ही लोन पेयर होंगे। बाकी जो टर्मिनल वाली फ्लोरीन है इनके पास 3-3 लोन पेयर होंगे, ठीक है, और इसके पास भी 3 होंगे। तो टोटल आप अगर गिनोगे यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे, ये 2 यहाँ से आ गए, 3 3 3 और 3, टोटल लोन पेयर्स कितने आ गए भाई 14। तो 14 आपका करेक्ट आंसर था इसका। क्लियर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इजी था। ESR से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस बतानी थी इस रेडिकल में CH2H, लेकिन एक चीज यहाँ पर मेंशन करी थी कि आपका सारे H जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे कपलिंग में, ठीक है, आपको कोई H छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे ना तो ये रेडिकल हो गया, ये हाइड्रोजन और एक लगा होगा यहाँ पर OH ग्रुप। तो इस हाइड्रोजन को भी काउंट करना है, ठीक है, उसने बोला था कि करना है। तो यहाँ पर आप देखो 2 टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, ये दोनों सेम होंगे और ये वाला हाइड्रोजन जो होगा वो अलग होगा, B टाइप का होगा। तो जो कपलिंग होगी, लाइंस जो मिलेंगी आपको वो कितनी मिलेंगी, एक तो ये 2 कपल करेंगे तो N+2 क्योंकि 1/2 ही होती है, 2 + 1 और मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 तरह की न्यूक्लियाई हैं तो इससे करोगे तो 1 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 2, दैट इज 6 लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या था 6 था, ये 2 NAT हो गए आपके। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी इजी था वैसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो जो ये वाला क्वेश्चन था आपका CuClO4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, इसमें आपने HCl डाला। बेसिकली ये तो सॉल्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो होता है यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल है, ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से होता है COH2O 6 और 2+ और ये पिंक कलर का होता है। जब इसमें आप HCl डालोगे तो आपका क्या मिलता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है COCl4 2- और ये आपका क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है तो पार्शियल अपोर्टे अलाउड होता है, इसलिए इंटेंस ब्लू कलर का होता है। यही बोला हुआ था कि ब्लू कलर का मिलेगा, तो ये मिलता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। COCl4 2- का आंसर था। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपको ये काई जो है यहाँ पर ये क्या ससेप्टिबिलिटी है, काई ऑफ MnO ऑन कूलिंग इंक्रीजेज अप टू 180 केल्विन, इंक्रीज कूल जब कर रहे हैं उसके बाद क्या कर रहा है 118 केल्विन का जो टेम्परेचर है उसके बाद वो क्या कर रहा है देन डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, ये MnO जो है वो किस टाइप का मटेरियल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक। तो आपको ध्यान रखना है अगर आप ग्राफ बनाओगे किसके बीच में, काय और टेम्परेचर के बीच में, तो टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज कर रहा है लेकिन हमें क्या करना है डिक्रीज। कूलिंग क्या है, कूलिंग में क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज करना होता है। तो जब डिक्रीज कर रहे थे तब यहाँ पर आपका इंक्रीज कर रहा था और एक टेम्परेचर पे आने के बाद फिर ये क्या करने लग गया डिक्रीज करना। और इस तरह का जो ग्राफ बनाते हो आप तो पढ़ा होगा आपने, ये कौन सा नील्स टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ये जो ग्राफ होता है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनका इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था, यहाँ पर क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स दिया रखा था आपको और बोला था इसका म्यू इफेक्टिव बताओ और लैम्डा दे रखा था। बोला था स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपको क्या करनी है कंसीडर करनी है। तो जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात आती है तो सीधा आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन 1 - अल्फा लैम्डा बाय डेलो, है ना। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, ठीक है। अब क्योंकि क्रोमियम 3+ है D3 सिस्टम होगा, इसकी जो ग्राउंड स्टेट आएगी वो नॉन डीजेनरेट यानी कि A2G आएगी। इसकी ग्राउंड स्टेट क्या आती है 3A2G और जब ग्राउंड स्टेट 4A2G आएगी, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना 4A2G। तो जब ग्राउंड स्टेट A आती है ना नॉन डीजेनरेट तो अल्फा की वैल्यू होती है 4, तो यहाँ पे अल्फा जो आएगा वो 4 आ जाएगा। लैम्डा और डेलो आपको दे रखा है। म्यू स्पिन कैसे निकालोगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3.87 म्यू स्पिन आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव था तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना म्यू इफेक्टिव म्यू स्पिन से कम ही आता है, तो 3.79 आएगा आंसर इसका। और ये MCQ क्वेश्चन था, आपको ऑप्शन में 3.79 वहां पर गिवन था,
ठीक है, बस वही था कि अल्फा निकालना आना चाहिए इसमें आपको और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करें स्ट्रक्चर सिमिलर टू B2H6। देखो B2H6 का आपको पता है भाई कैसा स्ट्रक्चर होता है, बनाएं क्या, यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोरोन बोरोन 2 आपके हाइड्रोजन यहाँ ब्रिजिंग में होते हैं और 4 आपके हाइड्रोजन टर्मिनल में होते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कि नहीं होती डाइबोरेन की, तो आपको भी पता है यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर। एक तो I2Cl6 आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में पढ़ते हो, कैसा होता है ये I और Cl यहाँ पर ब्रिजिंग में होती है और ये Cl, बाकी ये Cl। ठीक है, तो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। जो Cl2O6 है आपका, ये आपका क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती। ठीक है, Si2Cl6 की भी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती। Al2Cl6 जो होता है इसकी स्ट्रक्चर सेम होती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। बाकी यहाँ पे स्ट्रक्चर सिमिलर पूछा हुआ था, तो यहाँ पर सिमिलर दिखते तो ये ऐसी हैं बट लेकिन हाँ यहाँ पर अगर एक बात ये भी है, मे बी आपका आंसर ना भी हो। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो B2H6 है आपको पता है कि यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में होता है। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में होता है। पता नहीं इसने ये अगर ये चीज़ भी अगर यहाँ पर क्या करेगा अकाउंट में लेगा तो फिर ये आंसर नहीं देगा वो, क्योंकि ये जो होता है ना I2Cl6 ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो मे बी ये ऑप्शन गलत हो जाए। ठीक है, तो फिर तो सिर्फ यही आंसर बचेगा। लेकिन क्योंकि ये MSQ क्वेश्चन था तो मे बी यहाँ पर सिर्फ क्योंकि सिमिलर दिखते हैं तो ये आंसर हो जाए ब्रिजिंग, क्योंकि 2 Cl ब्रिजिंग में होती हैं और 4 Cl जो होती हैं टर्मिनल होती हैं इसमें भी। लेकिन ये प्लेनर होता है, ये आपका नॉन प्लेनर होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ये भी चीज़ कंसीडर की जाएगी तो ओनली ये आंसर होगा, अदरवाइज ये दोनों हो जाएंगे A एंड D, ये तो नहीं होंगे। इनका और इनका स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, कोई ब्रिजिंग यहाँ पर होता नहीं। यहाँ पर जो होता है ना Cl इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो ये स्ट्रक्चर में क्या कुछ सिमिलैरिटी है? बिल्कुल नहीं है ना। तो दिखने में तो यही दोनों दिखते हैं, लेकिन और भी अंदर घुसोगे तो फिर ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं गेट क्या आंसर देता है। और ये वाला क्वेश्चन देखो कोऑर्डिनेशन का, ये भी काफ़ी इजी था। तो स्पेक्ट्रा में आपको पता है निकेल के कॉम्प्लेक्स आप पढ़ते ही हो। निकेल यहाँ पर 2+ में है, निकेल 2+ और D8 सिस्टम है। यहाँ पर आपको बैंड दे रखे थे, उनकी एनर्जी यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स में उसका वेव नंबर दे रखा था। वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। आपको बस बताना था कौन सा बैंड कौन सा वाला आएगा। तो बस ऑर्गेल डायग्राम इसका आपने अगर पढ़ा है तो आप कर लोगे। तो ऑर्गेल डायग्राम में क्या होता है, इसकी ग्राउंड स्टेट जो आती है, ग्राउंड स्टेट्स की क्या आती है, 3A2G आती है भाई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन डीजेनरेट स्टेट आती है। 3A2G से सारे देखो ट्रांजिशन भी 3A2G से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो पहला ट्रांजिशन होता है लोवेस्ट एनर्जी का वो होता है 3A2G से 3T2G। तो यहाँ पर जो लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा है, तो A जो था वो सेकंड से मैच हो रहा था, ऐसा ऑप्शन जरूर था वहां पर। फिर जो B होगा, फिर आपका 3A2G से 3T1GF, तो जो B था वो फर्स्ट से मैच हो रहा था और जो C था वो थर्ड से मैच हो रहा था। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ये दिए हुए थे, एक ऑप्शन शायद गलत दे रखा था, A को 3 से मैच करा रखा था बस। ठीक है, तो वो गलत था, बाकी यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सही थे। तो ये बैंड आपको पता होने चाहिए। इस तरह से ऑर्गेल डायग्राम में क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ OMC से ईजी आया था। बाकी अभी हम और क्वेश्चंस देखेंगे वो बहुत टफ थे। इसमें देखोगे तो पूछा था कि जो मेटल बॉन्ड ऑर्डर है, क्योंकि OMC में हम पढ़ते हैं ये वाले मेटल बॉन्ड ऑर्डर किसमें 3.5 या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, 3.5 उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप जब निकालोगे ना, ये वही कॉन्सेप्ट है आपका। यहाँ पर आप किस तरह से बनाते हो, सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्डिंग वाला यहाँ पर चक्कर आता है। तो जब यहाँ इसके लिए बनाओगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, इसका 4 आएगा, इसका आपका 3 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसमें तो देखो आपका एक ही होता है ना, MN के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ही तो होता है। ये तो मेटल कार्बोनिल हैं आपके, तो ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद यहाँ जब देखोगे तो इसमें भी आपके कितने 3.5। ठीक है, ये एग्जाम्पल तो मैंने क्रैश कोर्स की वीडियो में भी कराए थे। तो यहाँ पर 3.5 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 1 आएगा। तो आप खुद ही समझ सकते हो आंसर क्या होगा। एक ये वाला आंसर होगा और एक ये वाला जिसमें 3.5 और उससे ज़्यादा हो, उसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम तो हाँ ये क्वेश्चन जो थे अच्छे थे। ठीक है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक के क्वेश्चन थे और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया था, हीट करवाया था और PME3 डाला हुआ था। और ये प्रोडक्ट आप मतलब ऑप्शन, वैसे प्रोडक्ट तो यही सही है। ठीक है, बनेगा कैसे देखो,
सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन, पहला स्टेप बीटा एच एलिमिनेशन कराओगे जैसी तो क्या होगा जिरकोनियम हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एज इट इज होगा लगा हुआ, और बाकी आपकी जो लगी हुए। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो सीधा Pme3 तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ से जाना पड़ेगा। तो भाई सिंपल यहाँ पे दिख रहा है आपको एक हाइड्रोजन है और ये CH का बॉन्ड बन रहा है, दोनों सिस हैं तो यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा और साथ में Pme3 आ जाएगा। जैसे ये दोनों ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन काउंट 16 हो जाएगा और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, Pme3 आएंगे और उसने बोला भी था कि एक सैचुरेटेड, ध्यान रखना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, ये बोला गया था। अदरवाइज अगर अनसैचुरेटेड होता तो फिर आंसर चेंज हो जाता, उस हिसाब से उसने ऑप्शन बनाए थे। तो ये मिलेगा आपको, इथेन निकलेगी और ये प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 3-4 रिएक्शन दे रखी थी और सब में कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बन रही थी जो उसने पूछा था। बोला पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन हो और फिर बाद में रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाए, तो बताओ कौन सा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, और प्रोडक्ट बना के दे रखे थे उसने सिर्फ ये पूछा था किसमें होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे साइक्लोमेटिलेशन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ऑर्थोमेटिलेशन जैसी यहाँ पर रिएक्शन होती है और वो ऑक्सीडेटिव एडिशन ही होती है, क्रैश कोर्स में डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पर देखो ये CH3 ग्रुप जो था ना, ये CH2 और इसको H मान लो, यहाँ पर एगोस्टिक इंटरेक्शन होगी, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इधर जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ में क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ से H जुड़ेगा फिर ये और ये दोनों क्या करेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन दिखा देंगे। बस समझ में आया, नहीं समझ में आया? पहले क्या होगा देखो, पहले जो बनेगा ये बन जाएगा PT और यहाँ पर आपका ये हो गया, यही वाला बन जाएगा आपका। ठीक है, ये तो बन जाएगा, कैसे बनेगा ये जब H यहाँ माइग्रेट करेगा और ये इससे जुड़ जाएगा तो ये वाली रिंग बन गई। अब यहाँ पर देखो H भी आ गया आपके पास और आपके पास ये वाला ग्रुप तो लगा ही हुआ था। ठीक है, ये PH वाला ग्रुप और इसमें CH3 लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये दोनों रिडक्टिव एलिमिनेशन दिखा देंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन दिखा देंगे और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखो ना यहाँ पर CH2 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो CH3 बन जाएगा। देखो 2 CH3 लगे हुए हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट थे आपके, जहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन, जो ये ऑर्थोमेटिलेशन हो रहा है इसी को ऑक्सीडेटिव एडिशन बोल देते हैं, और रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, यही थे आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आओ नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर ये साइटोक्रोम बायो इनऑर्गेनिक से एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था और पूछा था साइटोक्रोम P450 जो है उसके बारे में या उसकी जो एक्टिविटी है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। तो यहाँ पर देखो साइटोक्रोम P450 जो होता है उसकी एक्टिव साइट अगर मैं बना दूँ, यहाँ पर Fe होता है, पोरफायरिन लगी हुई होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपका वाटर लगा लो अगर ऐसे है, और फिर यहाँ पे लगा लो आप सल्फर ऑफ सिस्टीन, ये होता है। ठीक है, तो ये, और जब इनकी कैटालिटिक साइकिल देखोगे तो ये वाली स्पीशीज बनती है एक ऑक्सो, उसने बोला था एक आयरन ऑक्सो स्पीशीज बनती है जो कि ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करती है, तो ये वाला ऑप्शन सही था। फिर उसने बोला कि Fe थायोलेट प्रेजेंट होता है। थायोलेट क्या होता है भाई, थायो आया तो सल्फर से बॉन्ड होता है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो सल्फर ऑफ सिस्टीन जुड़ा हुआ है, इसी लिंकेज को थायोलेट लिंकेज बोला जा रहा है, तो ये भी सही था। फिर दूसरे बोला Fe इमिडाजोल, इमिडाजोल तब रिंग प्रेजेंट होती है जब Fe नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन का बॉन्ड हो, तब इमिडाजोल होता है। ये गलत है, यहाँ पे कोई Fe नाइट्रोजन का नहीं है। हिस्टिडीन कहाँ लगी होती है, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में, तो ये आंसर नहीं था। फिर मोनो ऑक्सीजनेज होता है, उसने बोला था कि O2 जो होती है, एक तो भाई सबस्ट्रेट को ट्रांसफर हो जाती है CH में, ये CH बॉन्ड जो है इसमें इंसर्ट हो जाएगी, और दूसरी एज आ वाटर निकल जाएगी, तो ये भी सही था। तो एक गलत था ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन आपके करेक्ट थे, राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो वस्कास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये वाला वस्कास कॉम्प्लेक्स होता है स्क्वायर प्लेनर, इसमें जो न्यू CO आता है वो इतना आता है। अब बताओ कौन से इनमें से ऑप्शन है जिसमें न्यू CO इससे ज्यादा आएगा। तो ज़्यादा तभी आ सकता है जब यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही हो। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी थी आपको। तो जो वस्कास कॉम्प्लेक्स होता था यहाँ पर ये +1 में होता है, तो यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, और यहाँ पर +3, तो इसका तो श्योरली ज़्यादा आएगा, ये तो आंसर था।
ये भी MSQ क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर OMe ग्रुप लगा हुआ है Cl की जगह पे, यहाँ पे देखो PET3, पहले इसी को देख लो PET2PH। अब आपको पता है PPS3 की जगह पे PET2 लगाओगे तो डोनर एबिलिटी जो होती है, डोनर, वो PET2PH की ज़्यादा आएगी PPS3 से। तो जब डोनर ज़्यादा है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना, तो जब बढ़ाएगा तो न्यू CO कम आएगा इसका, तो ये आंसर नहीं था आपका। बाकी ये भी आंसर था क्योंकि यहाँ पर OMe है, OMe जो है वो खींचेगा भाई, OMe का Cl से ज़्यादा I माइनस होगा ना, I इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये क्या खींचेगा। और ये डोनर भी इतना अच्छा नहीं है, जितना Cl होता है ना सिग्मा डोनर पाई डोनर, ये ओनली ऑलमोस्ट सिग्मा डोनर ही रहता है। जो OMe ग्रुप है वो सिर्फ सिग्मा डोनर है, और वो आपका सिग्मा डोनर पाई डोनर, मतलब वहाँ पर ज़्यादा डोनेशन हो रही है, यहाँ पर कम डोनेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी आपकी मेटल के ऊपर, और हमें यही तो चाहिए था, तो ये वाला आंसर होगा। और जो इस वाले में था NCMe, आपको पता है NCMe जो होता है वो भी सिर्फ सिग्मा डोनर और वीकर पाई एक्सेप्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ से देगा, तो ये आपका क्या होता है सिग्मा डोनर, और बहुत वीक होता है, लेकिन होता तो है ना पाई एक्सेप्टर, काफी वीक पाई एक्सेप्टर है। तो वीक पाई एक्सेप्टर है तो क्या हुआ, सिग्मा डोनर है ना सिर्फ, पाई डोनर तो नहीं है, लेकिन Cl क्या होता है, पाई डोनर होता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम होगी, तो ये भी आंसर होगा। तो 1, 2 और 3 आंसर होने चाहिए, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये था। तो देखो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा था ये, और काफ़ी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से काफ़ी टफ हो जाता है 1 नंबर में ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो अच्छा था, इसने बोला कि रूम टेम्परेचर पे इसका देखोगे तो 1H में एक सिग्नल आएगा, 31P में एक सिग्नल आएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही लो टेम्परेचर करोगे तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल आएगा, इसका रीज़न बताओ। तो देखो ध्यान से होता क्या है यहाँ पर, ये जो है ना, ये पहले नेट में भी इस तरह का पूछा हुआ है, ये जो है ना हाइड्रोजन्स, अच्छा दूसरे उससे दिखाते हैं, ये वाली जो हाइड्रोजन्स हैं इनका अलग सिग्नल आता है और इन हाइड्रोजन का अलग आता है। ऐसे ये हाइड्रोजन जो है इनका अलग आता है, और ये हाइड्रोजन जो है इनका अलग सिग्नल आता है, ठीक है। तो क्या करती हैं, जब ये आपस में जब ये हाई टेम्परेचर करोगे तो ये CC बॉन्ड के थ्रू क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, तो दो इन सबके सिग्नल एक हो जाते हैं। तो पहला एक था रोटेशन, अराउंड शायद ऐसा ऑप्शन था कि जो रोटेशन होता है आपका CC बॉन्ड का इथाइलिन यूनिट का, और फिर इनका जो है ये आपको पता है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और ये वाला जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है। तो ये क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे ये एक्सचेंज करेंगे, और ऐसे एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, जब एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सचेंज होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सूडो रोटेशन बोलते हैं ना, बेरी सूडो रोटेशन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन था आपका बेरी सूडो, और आई थिंक इथाइलिन का रोटेशन जो था वो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, एक यहाँ पर था बोराजीन की, आपसे क्या पूछी हुई थी, रिएक्शन पूछी हुई थी, ठीक है। पूछा हुआ था कि जो बोराजीन है वो कौन कौन सी रिएक्शन से प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो बोराजीन क्या होता है आपका B3, अच्छा ये तो फॉर्मूला भी दे रखा था, B3N3H6 होता है बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसको आप बोलते हो। तो जब NaBH4 की रिएक्शन आप अमोनियम सल्फेट के साथ कराओगे और हीट करते हो थोड़ा सा, तो यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिलता है B3N3H6 मिलता है, ठीक है। तो ये तो सही था। फिर उसके बाद B2NH3, इसके साथ देखो ये जो रिएक्शन है ना, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रही है ये, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे मान लो, तो आपका मिलता है आयनिक कंपाउंड, तब बोराजीन नहीं मिलता। लेकिन जैसे हीट करोगे तो यहाँ पर भी मिलता है बोराजीन, ठीक है, B3N3H6 यहाँ पर भी मिलेगा आपको, इससे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मिलता है आपको वो मिलता है B3N3H3Cl3, ये मिलता है आपको है। जब BCl3NH4Cl की रिएक्शन कराओगे तो आपको क्लोरीन वाला मिलता है, इसका फर्दर रिडक्शन करोगे तब जाके बोराजीन मिलती है, ठीक है। ये तो कई बार ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं और ये पूछे हुए भी, ये वाली पर ये आंसर नहीं है आपका। फिर ये वाला जो है ना, अब इसमें भी था, इसमें टेम्परेचर देखना था, मैं टेम्परेचर मुझे याद नहीं है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, अगर नॉर्मल ये रिएक्शन हो रही तो पहले आपका मिलता है एडक्ट BH3.NH3, उसके बाद इसको फर्दर हीट कर दोगे ना तो यहाँ पर भी बोराजीन मिल जाती है। तो अगर हीटिंग ज़्यादा दे रखी थी, ठीक है, अगर हीटिंग ज़्यादा दे रखी तो ये भी आंसर आपका हो जाएगा।
अगर हीटिंग ज़्यादा नहीं होगी, नॉर्मल होगी रिएक्शन, तो सिंपल एडक्ट बन जाता है। फर्दर हीट करोगे तो बोराजीन आपकी मिल जाती। तो ये बात हुई आपके जो इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और अब बात करते हैं हम किसके, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के। फटाफट ये भी देख लेते हैं। तो एप्टीट्यूड भी देखो, एप्टीट्यूड की बात करें लेवल की, तो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था एप्टीट्यूड। 5-6 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, थोड़ा टाइम देते ना 25-30 मिनट, तो 5-6 क्वेश्चन तो बहुत हंसते हंसते हो जाते आपके, ठीक है। चलो देख लेते हैं। एक दो तो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे, तो इसमें से एक ये था, देखो बोला था करेज अगर ब्रेवरी के प्रोपोर्शनल है मान लो। अब करेज ब्रेवरी ऑलमोस्ट एक ही चीज, सिनोनिम्स होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो बताओ यर्निंग जो होगा वो किसका सिनोनिम होगा। तो यहाँ पर यर्निंग जो होता है वो लॉन्गिंग का सिनोनिम होता है। किसका, लॉन्गिंग। इसका आंसर जो था वो लॉन्गिंग। काफ़ी लंबे समय तक कुछ याद रखना सा है ना, यर्निंग या लॉन्गिंग बोल सकते हैं। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी ईजी था। इसमें क्या बोल रखा था, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और विड्थ आपकी W है, और L जो है वो बड़ा है। जनरली रेक्टेंगल में यही होता है, लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है और विड्थ छोटी होती है। उसने बोला विड्थ को अगर मैं 10% से बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या बढ़ेगा। तो इसमें पैरामीटर वाला एक आंसर था, एक आपका डायगोनल का बढ़ जाएगा, एक आपका बेसिकली आई थिंक पता नहीं, याद नहीं मेरे को, एरिया वाला जो था। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, एरिया जो होता है आपका A1 मान लो, वो क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू W है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ, यही आपका क्या होता है, एरिया होता है। अब अगर आप क्या करो, W को 10% से बढ़ा दो, तो ये अगर W है, इसका 10% अगर इंक्रीज करोगे, 10/100 W, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 W। तो बस 1.1 W पुट करो, तो जो A2 निकालोगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, A2 जो निकालोगे, L तो सेम रहेगा, इसको 1.1 W कर लो, ठीक है, 1.1 W कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.1 L इंटू W। और L इंटू W क्या, A1 है, तो A2 जो है आप देखोगे वो 1.1 इंटू A1 ही रहेगा ना। तो भाई 1.1 और 1.1 कब हुआ, 10%, तो एरिया भी क्या हुआ, 10% आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। एरिया भी क्या हो गया, जो पुराना वाला एरिया था उसका 10% आपका बढ़ गया, A2 है ना, ये क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो क्या था, 10% इंक्रीज्ड इन एरिया, ठीक है। एरिया में आपका 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ये आंसर था इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर क्या दे रखा था, हाँ ये तो देखो क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता। सिंपल था, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल आपको देखना था। हिट एंड ट्रायल देखो, ये 3 की x की स्क्वायर है, 3 की पावर x स्क्वायर है, ठीक है। इधर 27 लिख रखा है, 9 लिख रखा है, तो 27 कहाँ से आता है, सीधा आपके दिमाग में 3 आना चाहिए। 3 यहाँ पे अगर आप वैसे ही पुट करो ना, 1 2 3 करके पुट करे तो भी आंसर आया था। तो अगर आप यहाँ पे 3 पुट कर दो, ठीक है, 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये 27 है, 27 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 का क्यूब लिख सकते हो इंटू 9, और आपने x क्या पुट किया 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9, 3 की पावर 9 हो गया। और यहाँ पर क्या करोगे, इसको 3 स्क्वायर और इसको क्या कर दो, इसको भी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ये कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों देखो अभी बराबर आ जाएंगे, 9 और ये आ गया आपका 3 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर, स्क्वायर नहीं क्यूब था ये, तो 3 की पावर 6। अब बेस सेम है तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इधर से भी क्या मिल जाएगा 3 टू द पावर 9 मिल जाएगा। यानी कि x की वैल्यू जो है आपने 3 निकाल ली। एक और वैल्यू है, x की वैल्यू जब -1 पुट करोगे ना तो भी आपका यही बनेगा, ठीक है। -1 से भी सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन। तो 2 वैल्यू थी, लेकिन जब वो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो 2 टू द पावर 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप -1 भी पुट करोगे ना तो भी आपका आंसर यही आएगा, 2 टू द पावर 3, आप देख लेना। तो यही था आंसर आपका, ये 2 टू द पावर 3 वाला था, और कोई नहीं होगा। फिर एक ये वाला क्वेश्चन पूछा था, इसकी लैंग्वेज में ये बोला था कि एक डिजिटल इमेज है और उसकी पिक्सल इंटेंसिटी U है, तो बताओ इसमें से ऐसे कितने बेसिकली अरेंजमेंट बनेंगे, जो भी होंगे नंबर, जिसमें U की वैल्यू जो हो वो
लेस देन और इक्वल टू 4 हो तो कुछ नहीं करना। डिजिटल इमेज जो होती है ना, इसका एक ब्लॉक जो होता है वो पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये सारे ब्लॉक क्या है? पिक्सल है और कुछ नहीं है, ठीक है, ये सारे पिक्सल हैं। अब जो इंटेंसिटी और बेसिकली जो नंबर लिखे हो वही है U। तो आपको बस ये चेक करना था कि कौन से डब्बे में U की वैल्यू जो है वो 4 है या 4 से कम है। तो बस यहाँ पर देखो 0, एक ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 4 वैल्यू यहाँ से आ गई। फिर ये वाला भी लोगे, ये वाला भी लोगे, ये वाला भी लोगे, 3 यहाँ से आ गए, 7 हो गई अभी तक। फिर ये वाला भी लोगे, ये वाला भी लोगे, 9 हो गया। और फिर ये वाला लोगे और ये वाला लोगे, 9 + 2 11। तो 11 आपका सही ऑप्शन था यहाँ पर, ठीक है। 11 जो था यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था। क्लियर है इतना? इस तरह से करेंगे इसको। आगे चले, नेक्स्ट देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल बना रखा था, एक आपका ट्राइंगल बना रखा था और एक आपका एलिप्स बना रखा था, ठीक है। सर्कल नहीं, एलिप्स था वो, ठीक है, अंडे जैसा था एक तरह से। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ था अगर रेक्टेंगल की वैल्यू, जो रेक्टेंगल है उसमें 1 है, ठीक है, और जो ट्राइंगल है उसका 2 है और जो इलिप्स है उसका 3 है, ठीक है, 1 2 3। अगर ऐसे वैल्यू इनकी लोगे तो ये बताओ जो ये P Q और R नंबर मैंने लिखे हैं उनकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर मान लो जो P है जैसे, ठीक है, अगर ये लेट सपोज P जो है, तो जो P है आप देखोगे ध्यान से तो ये P किस किस के अंदर आ रहा है? एक तो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, एक इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है और दोनों की इस इलिप्स के अंदर आ रहा है। तो जिन जिन के अंदर आएगा वो सारे आप प्लस कर दोगे, ठीक है। तो जो P है वो आपका रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और इलिप्स के अंदर भी आ रहा है। इसके लिए वैल्यू 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है। टोटल कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो P की वैल्यू आ गई भाई 6। Q देखो, Q देखोगे तो इलिप्स के अंदर आ रहा है और ट्राइंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर नहीं है। तो जो Q है वो एक इलिप्स के अंदर आ रहा है और ट्राइंगल के अंदर। तो इसके लिए 3 वैल्यू, इसके लिए 2 यानी कि 5 वैल्यू आ जाएगी। फिर R अगर आप देखोगे तो R अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलिप्स के अंदर नहीं आ रहा, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। ट्राइंगल के और रेक्टेंगल के, तो ट्राइंगल के लिए वैल्यू कितनी ली हमने? 2 और इसके लिए 1 दैट इज 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करना था। नहीं R हाँ R जो आएगा वो 3 आ जाएगा ना, किस में आ रहा है? रेक्टेंगल में और ट्राइंगल में, तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से करना। तो P 6 आ जाएगा, Q 5 एंड R = 3, यही आपका करेक्ट ऑप्शन था। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, 2 मार्क्स में पूछा हुआ था, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से पढ़ते हैं ना तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। वो स्टेटमेंट बड़ी बड़ी लिख देते हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आराम से होने वाला था। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी था नंबर ऑफ शिफ्ट एक एक्सिस पे, ये जो 20 40 30 और 10 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ शिफ्ट थी। और बोला था ये होता है नंबर ऑफ पेशेंट पर शिफ्ट, जो एक्स से नोट किया हुआ था, ठीक है। एक देखो, एक डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है? बैठ रहा है, वो पेशेंट को देख रहा है, तो वो शिफ्ट में काम कर रहा है, ठीक है। तो किसी शिफ्ट में 5 पेशेंट आ रहे हैं, तो ये वो नंबर है, नंबर ऑफ पेशेंट पर शिफ्ट। ऐसी कितनी शिफ्ट हैं? 20। फिर जिसमें 6 आ रहे हैं पेशेंट एक शिफ्ट में, वो ऐसी शिफ्ट कितनी उसने ली? 40। ऐसी 7 पेशेंट आ रहे हैं एक शिफ्ट में, तो ऐसी शिफ्ट कितनी ली उसने? 30। फिर 8 तो उसने ली 10। तो टोटल 100 शिफ्ट थी। टोटल शिफ्ट कितनी थी? 100। ये भी गिवन था आपको। उसने बोला कि जो अमाउंट अर्न कर रहा है वो ये कर रहा है, ठीक है। जो शिफ्ट से अमाउंट अर्न कर रहा है वो एक शिफ्ट से वो ये कर रहा है 1000 x - 0.2। तो बताओ एवरेज अमाउंट पर शिफ्ट वो कितना ऐड करेगा, ठीक है। जो एवरेज अमाउंट है वो पर शिफ्ट, आपको पर शिफ्ट का एवरेज अमाउंट। तो कैसे करोगे भाई? टोटल जितना उसने अमाउंट कमाया हर शिफ्ट में डिवाइड कर दो उसकी नंबर ऑफ शिफ्ट से, बस यही करना था हमें। तो जब देखोगे जो 20 शिफ्ट थी उसमें उसने कितना कमाया होगा? इतना, क्योंकि 5 पेशेंट पर शिफ्ट में आ रहे थे और एक पेशेंट से वो इतना पैसा ले रहा था, है ना। तो 5 इस शिफ्ट में इतना कमा रहा था और इस शिफ्ट में x की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। मैंने 5 पुट कर ली और यहाँ से निकाल लिया इस वाली शिफ्ट, ये जो ये वाली है ना 5 पर्सन वाली शिफ्ट जितनी है 20, उसमें उसने कितना कमाया, वो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी। सेकेंड टर्म में क्या करोगे? 40 शिफ्ट थी और इतना अमाउंट वो एक शिफ्ट से कमा रहा था बेसिकली 6 वाले नंबरों से, तो इतना आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 30 से ये कर दोगे, फिर 10 वाली शिफ्ट का ये नंबर ऐड कर दोगे, सबको ऐड करोगे, डिवाइड कर दोगे, ये डिवाइड है 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो आता था वो आपका 6100 आ जाता, ठीक है। 61 ये अमाउंट था आपका
कि वो एक शिफ्ट में जो भी शिफ्ट है उसमें कितना अमाउंट कमा रहा है एक शिफ्ट में, ठीक है। डिफरेंट टाइप की शिफ्ट है ना, 5 वाली में कितना कमा रहा है इतना, x की वैल्यू जब 5 पुट कर दोगे, ऐसे ही वो 6 वाली में कितना कमा रहा है, x की वैल्यू 6 पुट कर दो जैसे मैंने यहाँ किया है, फिर 7 पुट कर दो, फिर 8 कर दो। ये तो एक शिफ्ट की थी इनकी, लेकिन कितनी शिफ्ट हैं, 20 इसकी हैं, 40 इसकी हैं, 30 इसकी हैं, 10 इसकी हैं, टोटल यहाँ पर अमाउंट आ गया। अब उसने बोला पर शिफ्ट बताओ, तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय शिफ्ट टोटल, बस आपका 6100 यहाँ से आंसर आ जाता था, ठीक है। तो ये आपके एप्टीट्यूड के मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, आई थिंक 6 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के डिस्कस किए हैं और 14 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इनऑर्गेनिक के डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स मैच किए होंगे, ज़्यादातर आपके सही हों होपफुली, है ना। अब आप फिजिकल और ऑर्गेनिक का ऐसे ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।